दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आप सभी लोग ये देख चुके हो कि सोफी के भेस में छुपा बैठा वही पीले कपड़ों वाला मॉन्स्टर छुपकर ब्रैड और जूली की बातें सुन रहा था। जहां ब्रैड जूली को समझाता है, देखो ये सब कुछ तुम अपने पिता को वापस लाने के लिए कर रही हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है आज से पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हम मरे हुए को एक मर्तबा फिर से वापस जिंदा कर सके। ऐसा करोगी तो शायद तुम भी जिंदा ना बचो। सोफी यानी कि वो मॉन्स्टर तो पहले ही चाहता था कि ये टाउन वाले इस टाउन के अंदर ही डर के मारे सड़ जाएं, टाउन से बाहर निकलने की कोशिश ना करे और टाउन इन सभी लोगों को अपने हिसाब से ढाल ले। इधर विक्टर ने अपने पिता को बता ही दिया कि वो पीले कपड़े वाला आदमी नॉर्मल मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है, वो दिन के अंदर आ जा सकता है और उसी ने ही आपकी पत्नी यानी मेरी मॉम के कलेजे को खाया था। इसलिए डेविड अब बहुत ज्यादा दुखी होकर शराब पीने लगता है। उसने पूरे कॉलोनी हाउस के अंदर उधम मचा रखा था और बड़ी मुश्किल से कैनी ने डेविड को शांत करवाया। यहाँ सेटलमेंट में यानी उस जगह पर जहाँ सब्जियां उगती हैं, वहाँ पर डोना और उसकी टीम सब्जियां लेने गए थे, मगर रात होने पर उन पर डॉल्स हमला कर देती हैं। वही डॉल्स जिन्हें थोड़ी देर पहले उन सब ने पानी के अंदर डुबोया था। वो डॉल्स अंदर आते ही माइकल के जबड़े को तोड़कर उसे जान से मार डालती हैं। फिर उन्होंने डोना पर अटैक किया, मगर पीछे से तबिथा ने नोकीले ढांचे वाली लकड़ी को उस डॉल के सीने के अंदर घुसा दिया, जिससे वो डॉल मारी जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है जेड पर, जिसके दिमाग पर अब मशरूमों का असर पूरी तरह हो चुका था। उसी के चलते चलते वो जंगल में गया, जंगल से होता हुआ कॉलोनी हाउस के अंदर, जहाँ पर उसे अपने ही जैसे 4 और लोग दिखाई देते हैं। जेड का ही छोटा वर्जन जो जेड को कॉलोनी हाउस के सामने लेकर आया था, वो बोलता है, ये सारे के सारे तुम ही हो। तुम्हें ये टाउन वाले पहले अपना मसीहा समझेंगे, फिर तुम इनका भरोसा तोड़ोगे, फिर ये तुमसे नफरत करेंगे और आखिरकार ये तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर अगले ही पल वो छोटे वाला वर्जन जेड को कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में लेकर जाता है। जेड आज से पहले कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में कभी नहीं गया था। वहाँ जाते ही जेड को एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे से होते हुए जेड टनल में पहुंच जाता है। टनल के अंदर उसे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स मिले, जो आहिस्ता आहिस्ता करके उसे एक कब्र के अंदर डालने लगते हैं, जिस कब्र के अंदर पहले से ही छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां मौजूद थी। मगर तभी जेड की आंख खुली और हमने पाया जेड को और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही। जेड कहीं गया ही नहीं था, बल्कि उन मशरूम्स ने तो जेड की इस टाउन को जानने के बारे में मदद की थी। फिर जेड लगातार बॉयड को समझा रहा होता है, यार आखिर तुम मेरी बात का यकीन कब करोगे? तुम्हें इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कि मैं आज तक कॉलोनी हाउस नहीं गया और फिर भी मैंने कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में एक दरवाजा देखा। चलो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो इस बात पर यकीन करो कि कॉलोनी हाउस की दीवार के पास जिस जगह पर वो दरवाजा था, उसके सामने ही बहुत ज्यादा सामान एक दूसरे पर लादा गया है। तो अगर तो वो सामान वहाँ पर हुआ तो मेरी बात का यकीन कर लेना। जिसके जवाब में बॉयड कहता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने एक तो मशरूम खाए, हो सकता है ये मशरूम का असर हो और तुम्हें तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही हो, जैसे तुम्हें पहले भी ये चीजें दिखाई देती थी। तुम अकेले नहीं जिसको इस टाउन के अंदर ऊट पटांग सी चीजें दिखाई दी है, बल्कि सैरा को, जूली को, टेबिथा को और यहाँ तक के क्रिस्टी की मंगेतर जेना को भी बहुत ज्यादा चीजें दिखाई देती है। तो बताओ मैं तुम्हारी बात पर इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लूं? जेड ने कहा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बेसमेंट के अंदर एक ऐसा दरवाजा जरूर मौजूद है जो हमें इस टाउन से बाहर निकाल सकता है। तो सुबह होते ही एक मर्तबा तुम बेसमेंट में जाकर जरूर देखना। बस इतना ही था कि सुबह होते ही बॉयड और जेड कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में आ जाते हैं। जेड कॉलोनी हाउस की बेसमेंट को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये वही बेसमेंट थी जिस बेसमेंट को जेड ने अपने ख्यालों के अंदर देखा था। वहाँ पर पहले से बॉयड के कहने पर कैली मौजूद थी। बॉयड ने कहा था, कॉलोनी हाउस के अंदर पड़े हुए सामान की कोई ना कोई स्टोरी बनाओ। तुम एक पुलिस वाली हो सकता है हमें इस चीज से कोई मदद मिल जाए। फिर जेड यहाँ वहाँ देखने लगता है और आखिरकार उसे वो सामान वाली दीवार मिल ही जाती है, जिसके पीछे जेड को यकीन था कि वो दरवाजा हो सकता है। जेड ने तुरंत ही बॉयड को पुकारा और बड़ी तेजी से दीवार के सामने लगे हुए सामान को नीचे उतारने लगे। मगर हैरानी की बात थी कि वहाँ पर तो कोई दरवाजा मौजूद ही नहीं था। लेकिन बॉयड अब जेड को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जेड की ये बात तो बिल्कुल सही साबित हुई कि दीवार के सामने काफी ज्यादा सामान लादा हुआ है, तो हो सकता है इस दीवार के उस पार कोई ना कोई सुरंग मौजूद हो। तभी कुछ देर बाद जेड बॉयड को लेकर कॉलोनी हाउस के किचन में आ जाता है। जेड कहता है, हमें जल्दी से एक हथौड़े की मदद से इस दीवार को तोड़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि दीवार के उस पार इस मनहूस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन बॉयड जेड की हथौड़े वाली बात सुनकर भड़क जाता है। बॉयड ने कहा, तुमने कॉलोनी हाउस को समझ क्या रखा है? पूरे टाउन वाले मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं उनको इस टाउन से बाहर निकालूंगा और मैंने अपना सारा भरोसा तुम पर डाल दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या बताया? कुछ ये बक्से या कुछ सामान और वो बच्चों की हड्डियां, जिसका इस टाउन से बाहर निकलने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही जेड बॉयड से माफी मांगता है और जेड कहता है, मुझे माफ करो, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। जब बॉयड शांत हुआ तो बॉयड ने भी जेड से वापस माफी मांग ही ली। तभी वहाँ पर कैनी आ जाता है, जो बॉयड को कहता है, आखिर तुम्हें कुछ बाहर निकलने के बारे में सुराग मिले या नहीं? बॉयड ने कहा, यहाँ पर बात नहीं करते, हम बाहर चल के बात करेंगे। जब वो दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी
कॉलोनी हाउस के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बॉयड ने उन सबसे यहाँ इकट्ठा होने की वजह पूछी तो वो बताते हैं कि कॉलोनी हाउस की छत पर विक्टर अकेला खड़ा है। ये सुनते ही बॉयड और कैनी तुरंत छत पर पहुंच गए और बड़ी शांति से विक्टर को पीछे आने का बोलने लगते हैं। विक्टर ने कहा, मुझे पता है तुम सबको इस टाउन से बाहर लेके जाना चाहते हो और जेड भी काफी अच्छा काम कर रहा है, मगर मेरा यकीन मानो आज तक इस टाउन से कोई बाहर गया है तो वापस आ भी गया। यानी सिर्फ तबिथा ही एक ऐसी है जो इस टाउन से बाहर जा सकती है, लेकिन वो कब, कैसे और किस तरह जाएगी इस चीज का मुझे भी नहीं पता। तो कुल मिलाकर देखा जाए हम सब लोग यहीं पर गल सड़कर मरने वाले हैं। बॉयड कहता है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब बातें हम नीचे जाकर भी कर सकते हैं। तभी विक्टर कहने लगा, आज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनोगे। मैंने हर बार तुम सब लोगों को चौकन्ना करने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, लेकिन तुम सब लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाउन के सामने डेढ़ शाना बनने की कोशिश करते हो। तो जब जब तुम डेढ़ शाना बनते हो तो ये टाउन तुम सबकी हेकड़ी निकाल देता है। और हाँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से छलांग नहीं लगाऊंगा। मैंने इतनी ज्यादा मौतें देख रखी हैं कि अब मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही विक्टर पीछे मुड़ गया और ये खतरा भी टल जाता है। यहाँ हम देखते हैं सैरा और जूली को, जो सैरा के घर के सामने खड़े हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। जूली ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत देर तक कोसती रही कि तुम मेरे छोटे भाई ईथन को मारना चाहती थी, लेकिन हर एक से गलती होती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। सैरा ने कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। आओ, मैं घर को पूरी तरह रंगने वाली हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनते ही जूली बहुत ज्यादा खुश हुई और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं बॉयड, विक्टर और कैनी को, जो तीनों एक जगह पर खड़े हुए विक्टर से बातचीत कर रहे थे। बॉयड ने कहा, तुमने मुझे ऊपर बताया कि मुझे सबसे ज्यादा पता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर करो, हो सकता है हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएं। विक्टर ने कहा, देखो फिर तुम्हारी वही जिद, ये टाउन चाहता है कि तुम सब लोग भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहो। मुझे पता है ये बहुत बुरी बात है, लेकिन माफ करना, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। पर बॉयड लगातार उसे अपने बारे में, जो कुछ भी हुआ, उसकी माँ के बारे में और जो कुछ भी उसने अब तक एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में शॉर्टकट पूछने लगा, मगर विक्टर लगातार डर के मारे बॉयड को कुछ भी नहीं बताता। इतने में वहाँ पर डोना आ जाती है, जिसे देखकर बॉयड और कैनी दोनों हैरान हो गए, क्योंकि डोना अभी अभी अपने ग्रुप के साथ सही सलामत वापस आई थी। डोना ने कहा, तुम दोनों को मेरे साथ चलना चाहिए। वो दोनों डोना का पीछा करते करते एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाते हैं। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि माइकल की लाश मौजूद थी। डोना ने कहा, हम जो तुम्हें बताने वाले हैं तुम्हें यकीन करना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन तो कोई और है नहीं। देखो, हमें रात में बड़ी बड़ी डॉल्स का सामना करना पड़ा। वो डॉल्स हमें दिन के अंदर नदी के किनारे पर मिली। हमने उन्हें पत्थर भरे और उनको झील में डुबो दिया। रात होते ही वो डॉल्स जिंदा हो गई और उन्होंने पत्थर होने के बावजूद हमारे घर के अंदर घुसकर बेचारे माइकल को जान से मार डाला। और जैसे ही माइकल मरता है तो अगले ही पल उसके मुंह पर ये सब कुछ बन जाता है। लेकिन मजे की बात है, इस हथियार से तबिथा ने उस गुड्डी पर अटैक किया और वो साली डोल मारी गई। ये सुनते ही बॉयड और कैनी हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं फातिमा को, जिसके पास फाइनली अब एलिस आ गया था। एलिस ने फातिमा का बना हुआ शैतान देखा, जो दिखने में काफी ज्यादा बद्धा लग रहा होता है। एलिस ने कहा, देखो, अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा तो तुम मुझे बताओ, तो तुम इस तरह की घटिया चीजों में अपना वक्त जाया क्यों कर रही हो? इस तरह तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए ये काम बंद कर दो। यहाँ हम देखते हैं डेविड को, जो पुलिस स्टेशन के अंदर आकर लगातार पीले कपड़ों को ही देख रहा था, क्योंकि उसे अपने बेटे विक्टर की वो की गई बात नहीं भूलती, जिसमें विक्टर ने बताया था कि ये पीले कपड़ों वाला आदमी मोम के कलेजे को चीर फाड़ करके खा रहा था। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है, जिसने बातों ही बातों में डेविड का मन हल्का करने की कोशिश की, लेकिन डेविड कहता है, मैं तो खूब पीने जा रहा हूँ, और इतना कहकर डेविड वहाँ से चला गया। सोफी ने अपने कपड़ों को एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखना शुरू कर दिया, और फिर हम देखते हैं डेविड को, जो अब शराब खाने में आ चुका है। डेविड ने आते ही शराब पीना शुरू कर दी, लेकिन तभी पीछे से सोफी भी आ जाती है। सोफी ने भी उसके साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर दी। डेविड ने कहा, आखिर तुम शराब क्यों पी रही हो? सोफी कहती है, अभी जब मैं इस टाउन के अंदर आई थी तो मेरे बहुत ही प्यारे पिता मारे गए, मैं बस उनकी याद में शराब पी रही हूँ। और तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं तबिथा, डोना, कैनी और बॉयड को, जिनकी आपस में बातचीत चल रही थी। तबिथा बताती है, इन गुड्डियों को मैंने पहले भी अपने सपनों में और छोटे हुए कहीं ना कहीं देख रखा था। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैंने नुकीले कंकाल को उनके पेट में घुसेड़ दिया, और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वो मारे भी गए। तबिथा की बात सुनते ही बॉयड कहता है, हो सकता है कि इन नुकीले ढांचों का मॉन्स्टर्स पर भी असर हो। अगर हम इसे मॉन्स्टर पर आजमाएं तो क्या पता वो मारे ही जाएं। ये सुनते ही डोना बहुत ज्यादा भड़क जाती है और लगातार शराब पीने लगी। डोना ने कहा, अभी अभी हम अपनी जान पर खेलकर वापस आए। हमने पूरी रात मॉन्स्टर से बचते बचाते हुए यहाँ वहाँ जंगल में रात गुजारी, लेकिन तुम जैसा घटिया आदमी मैंने अब तक नहीं देखा। तुम हम में से भी अपने फायदे की चीजें चुरा रहे हो। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। इतना कहकर डोना
कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी डोना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बॉयड ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। डोना की सांसें और पल्स बिल्कुल रुक चुके थे। तभी हम देखते हैं क्रिस्टी और जेना को, जो उस लड़की के मुंह पर बैंडेज लगा रहे होते हैं, जिस लड़की को कल रात उन डॉल्स ने आग के अंदर झुलसा दिया था। तभी वहाँ पर कैनी आया, जो उनको अपने साथ चलने का बोलता है। क्रिस्टी और जेना तुरंत ही कैनी के साथ कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने लगातार पूरी कोशिशों से डोना को होश में लाने की बहुत ज्यादा ट्राई की। उन्होंने डोना को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए, लेकिन इस चीज का डोना पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद डोना का शरीर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और आखिरकार क्रिस्टी सबको बता देती है कि डोना अब नहीं रही। मगर बॉयड अभी भी नहीं रुकता। बॉयड लगातार डोना को CPR दे रहा था और ये चीज वर्क भी कर जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन डोना की पल्स वापस आ गई। जेना ने कहा, क्रिस्टी डोना की पल्स वापस तो आ गई है, लेकिन बहुत मध्यम है। ये सुनते ही क्रिस्टी बॉयड और कैनी को बोलती है, हमें अभी के अभी मॉनिटर लाना होगा, जो हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है। कैनी तुरंत ही मॉनिटर लेने चला गया, मगर जेना कहती है, हम मॉनिटर को पावर कैसे देंगे। ये सुनते ही बॉयड ने कहा, तुम बस डोना की हिफाजत करो, मैं अभी से तार का जुगाड़ लगाता हूँ। बस इतना ही था कि बॉयड तुरंत ही नीचे जेड के पास आता है और जेड को कहता है, वो तार कहाँ पर है जिस तार को तुमने और जेड ने मिलकर बनाया था। ये लेने के लिए जेड तुरंत ही पीछे वाली झोपड़ी में आ गया और वहाँ पर उसने माइकल की लाश देखी। जेड ने बॉयड से सवाल किया, मगर बॉयड कहता है, अभी अभी डोना को हार्ट अटैक आया, इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए अभी वक्त नहीं है। तभी जेड एक मर्तबा फिर से फोकस करता है और वो तार लेकर बॉयड के साथ ऊपर डोना के कमरे में आ गया। इतने में ही वहाँ पर विक्टर और ईथन भी आ गए, जिसे देखकर तबिथा ने तुरंत ही ईथन को सहारा देने की कोशिश की, मगर ईथन ने सीधा सीधा अपनी माँ के मुंह पर बोल दिया, मुझे पता है कि डोना मरने वाली है। और ये सुनकर तबिथा बहुत ज्यादा हैरान हुई। यहाँ अंदर क्रिस्टी, जेना, बॉयड और जेड मौजूद थे। उन्होंने किसी तरह करके मॉनिटर को चालू तो कर दिया था, मगर क्रिस्टी ने कहा, मुझे नहीं पता कि डोना वापस होश में आ भी पाएगी या नहीं। डोना के दिमाग को बहुत देर से ऑक्सीजन नहीं मिली है, इसीलिए बेचारी डोना कोमा में जा चुकी है और हम दुआ करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हम देखते हैं सोफी और डेविड को, जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। सारी की सारी शराब तो डेविड को ही चढ़ने वाली थी, क्योंकि सोफी तो एक नंबर की मॉन्स्टर है, इसलिए शराब का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। इतना कम नहीं होता कि सोफी ने वहाँ पर एक टूटे हुए ग्लास के कांच को पकड़ा और उसे अपने अंगूठे को काट लिया। अपने हाथ से निकलने वाले खून को उसने डेविड के शराब की ग्लास में डाल दिया और देखते ही देखते वो शराब जिसमें सोफी यानी मॉन्स्टर का खून है, उसको डेविड ने पी लिया। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जिसने बाकी सबको डोना के कमरे से बाहर चलने का बोला और वो खुद डोना के पास बैठकर डोना से माफी मांग रहा था। उसने कहा, डोना मुझे माफ कर दो, मैंने इतने गंभीर हालातों के अंदर भी तुम सबकी स्थिति जाने बिना काम की बातें शुरू कर दी थी, लेकिन बताओ मैं करता भी क्या। यहाँ पर हर कोई अपने घर वापस जाना चाहता है। बॉयड की बातचीत चली रही थी कि इतने में बॉयड को फादर खत्री के विजन आने लगते हैं। फादर ने कहा, मुझे लगता है जेड सही कह रहा है। बॉयड कहता है, अब इन चीजों का कोई वक्त नहीं है, मैंने पहले भी ये सब कुछ डोना से पूछने की कोशिश की और देखो अब डोना किस हालत में है। मगर फादर कहते हैं, ये सब कुछ तो चलता रहेगा, एक बार मेरी सलाह मानो और जेड जैसा कहता है वैसा ही करो। हथौड़ा ले जाओ और नीचे बेसमेंट में खुदाई शुरू कर दो। खुदाई नहीं शुरू करनी तो दीवार तोड़ दो, या तो कॉलोनी हाउस पूरा नीचे गिर जाएगा और या तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी बॉयड ने देखा कि डोना को एक मर्तबा फिर से होश आ गया है। उसने तुरंत ही क्रिस्टी को अंदर बुलाया और क्रिस्टी डोना की हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। बॉयड तुरंत ही बाहर आया और बाकी सबको डोना की हालत के बारे में बताता है। उसने कहा, डोना अब खतरे से बाहर है, लेकिन कब तक के लिए ये हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे क्रिस्टी ने बताया कि डोना के दिल की धड़कन अभी भी मध्यम है, मगर फिलहाल के लिए ये सब के लिए राहत की घड़ी थी। तभी बॉयड भी सुकून करने के लिए कॉलोनी हाउस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक मर्तबा फिर से उसे फादर खत्री का विजन आने लगा। फादर ने कहा, इस टाउन के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा ढीठ है तो वो तुम हो। मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं, अगर तुम्हें इस टाउन वालों को बचाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और जेड की बात मानकर कॉलोनी हाउस की दीवार को तोड़ दो। बस इतना ही था कि बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने झोपड़े में से एक बहुत बड़ा हथौड़ा उठाया और सीधा कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में चला गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर कॉलोनी हाउस की उसी दीवार को तोड़ रहा था जहाँ पर जेड ने दरवाजा देखा था। जेड भी ऊपर से नीचे आवाज सुनकर बॉयड के पास बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन तब तक बॉयड ने वो दीवार तोड़ दी थी और हर बार की तरह यहाँ पे कोई धोखा या कोई नकली के विजन नहीं थे, मगर वहाँ पर एक असली रास्ता होता है। और इसी के साथ ये धमाकेदार पार्ट यही खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।